वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों का नर्सिंग ए टू जेड प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी पीआर यादव की सीरीज चल रही है, हम अभी थ्योरी क्लास पे फोकस कर रहे हैं। हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन है उस पर, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस्चेमिक हार्ट डिजीज के बारे में बताया था। उसमें कौन कौन सी टर्म आती है उसमें बताया था मैंने। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस आती है और एंजाइना पेक्टोरिस, और लास्ट वन हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोरोनरी आर्टरीज, जो राइट के कोरोनरी आर्टरी होती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, जो ब्लड को, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी फैट, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का जमा होने के कारण उनकी इंटीमा लेयर पर, तो क्या होता है, उनकी ब्लड सप्लाई अब्रप्ट हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कुछ दिनों के लिए रहता है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चल के ये क्या बन जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस। अगर इसको डील अच्छे से टाइम पे ठीक नहीं किया जाता है तो क्या बन जाता है, ये एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना पेक्टोरिस में क्या कंडीशन है, ये इस्चेमिक कंडीशन है, इस्चीमिया हो जाता है यहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाते हैं और सप्लाई और डिमांड में जो सप्लाई और डिमांड जो बराबर नहीं रह सकती है। अगर सप्लाई कम हो जाती है यानी ब्लड वेसल्स जो हार्ट को सप्लाई करती है वो कम हो जाती है, तो फिर हार्ट भी क्या है, जाहिर सी बात है, डिमांड कम भेजेगा, ठीक है, वो यानी ब्लड पंप कम करेगा। ये सब हमने देखा एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तीनों प्रकार के एंजाइना देखे और कुछ अलग टाइप के भी एंजाइना हमने देखे। और जब ये सब कंडीशन हमने देखी तो ये सब ट्रीट नहीं की जाती है, मान लो ये सब, तो क्या आगे क्या बन जाता है, ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इंफ्रैक्शन की कंडीशन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो इंफ्रैक्शन, एक मिनट, इंफ्रैक्शन, इंफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले क्या हो बताया था मैंने, इस्चेमिया हुआ था, ठीक है, इस्चेमिया हुआ, उसके बाद नेक्रोसिस की कंडीशन, फिर ये हो गया इन्फ्राक्स, हो गया इन्फ्रैक्शन, ठीक है। यानी और स्थिति बुरी से बुरी होती जा रही है, समझ में आ रहा है, सबसे बुरी से बुरी स्थिति होती जा रही है। अगर हमने शुरू में इसको ट्रीट कर लिया होता तो ये कंडीशन उत्पन्न नहीं होती। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, देखिए, इट इज डिफाइंड एज एन इंफ्रैक्शन ऑफ इंफ्रैक्शन टू द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम हार्ट में सेल्स होती है उनको बोला जाता है मायोकार्डियम, ड्यू टू द कंप्लीट ब्लॉकेज, ध्यान देना, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ, बताइए कौन सी आर्टरी, हमारी कोरोनरी आर्टरी के कंप्लीट ब्लॉकेज होने के कारण, बाय ए थ्रोम्बस, थ्रोम्बस के कारण जो हमारी कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है क्या, कोरोनरी आर्टरी। मैंने आपको बताया आगे ये इसकी ब्रांचेस होती है। मान लो ये थ्रोम्बस है यहाँ पे, ठीक है, ये थ्रोम्बस ब्लड फ्लो हो रहा है इधर, ठीक है, ये क्या हुआ, मान लो यहाँ से ये क्या हुआ, कट हो गया, ये टूट गया, इतना हिस्सा टुकड़ा इसका टूट गया। अब ये क्या करेगा, ऐसे आगे मूव करेगा ब्लड फ्लो में, ये मूव करा, ये हमारी क्या है, छोटी छोटी आर्टरीज है, मूव करा तो यहाँ जाके ये क्या हो गया, फंस गया, ठीक है, इसका साइज है बड़ा, आर्टरी रह गई छोटी, तो ये क्या फंस जाएगा। अब आगे जो यहाँ ऑर्गन है, ये हमारा हार्ट है, इसको ब्लड सप्लाई होगी नहीं, समझ में आया। कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय ए थ्रोम्बस। अब ब्लड सप्लाई, अब कौन कौन सी, अब ये कैसे पता चलेगा हमें कहाँ पे थ्रोम्बस है। अब थ्रोम्बस जहाँ होगा, मैंने ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट बताई थी, राइट कोरोनरी आर्टरी बताई थी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बताई थी। अगर ये सीधा मेन यहीं पे हो गया तो आगे पूरा ब्रांचेस खाली हो गई, यानी यहाँ पे ब्लड सप्लाई वो नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ हो गई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, तो यहाँ की सर्कमफ्लेक्स वाली तो होगी सप्लाई, यहाँ थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ होगी, पर यहाँ जो एंटीरियर वॉल होगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, उसको क्या कहा जाएगा, एंटीरियर वॉल एमआई। ऐसे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस में क्या कंडीशन है। और एक बच्चों ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा डेफिनेशन से। तो इसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा,
आदमी की डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से कंप्लीट ब्लॉक हो चुकी है। इसके लिए क्या था, रिक्वायर इमीडिएट यानी तुरंत चाहिए, तुरंत इंटरवेंशन, इमीडिएट इंटरवेंशन, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, हार्ट अटैक, जो अपन नॉर्मल आम भाषा में बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया साहब इसको, तो वो क्या कंडीशन होती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब मोस्ट कॉमन में ब्रांच की बात कर लूँ, मोस्ट कॉमन कौन सी ब्रांच में देखा जाता है, तो एमआई जो मोस्ट कॉमन ब्रांच में देखा जाता है वो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी? अगर किसी ने ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट देखी होगी मेरी, तो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, उन्होंने एक एक आर्टरी बताया था मैंने, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करती है बता दो, ये करती है एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है। हमने देखा था यहाँ से क्या जा रही थी, हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जा रही थी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, फिर ये नीचे जा रही थी कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये फिर इससे आगे कहाँ जा रही थी, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जब इसमें कहाँ हुआ है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में क्या हो गया, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये क्या चीज़ है, एंटीरियर वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकुलर के, तो यहाँ क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो एमआई किसका हो गया, एंटीरियर वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल एमआई, ठीक है। कौन सी वॉल का हुआ, ऐसे हम पता करते हैं। वैसे ही सेम हमारी किस में हो जाए, राइट कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया, तो बताइए कौन सा, राइट कोरोनरी में कौन सी बताई थी मैंने, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया, तो कौन सी वॉल में का एमआई होएगा, इंफीरियर वॉल एमआई। बताया था नहीं बताया था, ऐसे राइट कोरोनरी आर्टरी जा रही थी, यहाँ से पहले कौन सी ऐसे नोडल आर्टरी निकल रही थी, और फिर यहाँ से ये आगे जाके फिर ये एक इधर जा रही थी, फिर ये आगे एवी नोड की तरफ जा रही थी आर्टरी, ठीक है। फिर ये मार्जिनल आर्टरी थी आपकी, मार्जिनल आर्टरी, ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। ये मैंने सब आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा, उससे पता चलेगा हमें कौन सी वॉल ऑफ हार्ट जो है ऑब्स्ट्रक्ट होगी, उसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की बताई थी मैंने, तो कौन सा होगा, पोस्टीरियर, और लेटरल वॉल होगी वो होगी। तो कुल मिला के एमआई है क्या बच्चों, एमआई है जो हमारी जो प्रीवियस कंडीशन थी, जो एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, कोरोनरी आर्टरी में जमा हुआ, फिर एंजाइना हुआ, ये सब कंडीशन क्या है, ट्रीटेबल नहीं हुई, आपको ट्रीट नहीं करवाया पेशेंट ने, तो क्या हुआ, आगे चल के क्या हो गया, उसमें नेक्रोसिस हो गया, इन्फ्राक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या खिलाई अपनी, एमआई। एमआई कोई अलग चीज नहीं है, ये वही चीज अगर हम टाइम से ठीक करा लेते तो ये होता ही नहीं यहाँ तक। समझ में आ रहा है सभी को एमआई क्या है? देखिए अब एमआई में हम टू टाइप्स के एमआई पढ़ते हैं। पहला देखिए जो हमारा एसटी एलिवेशन एमआई, एसटी एलिवेशन एमआई, ठीक है। जो एसटी जो होता है, एसटी सेगमेंट जो होता है हमारा, इसी में क्या होगा, एलिवेट आएगा, देखिए। और ये क्या होगा, कंप्लीट ब्लॉकेज के लिए आएगा, जो भी थ्रोम्बस होता है, थ्रोम्बस के कारण होता है ना एसटी एलिवेशन एंजाइम। अब ये अगर ये थ्रोम्बस के कारण होता है तो बच्चों दिमाग लगाओ हल्का सा, अब ये किसको कैसे ट्रीट होगा, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे तभी तो ठीक होगा। जब हम थ्रोम्बोलाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है थ्रोम्बस को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। अगर हम थ्रोम्बस तोड़ देंगे ब्लड सप्लाई वापस आ जाएगी, ब्लड सप्लाई वापस आ जाएगी तो हमारा हार्ट वापस पंप करने लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ में आया? एसटी एलिवेशन एमआई जो होता है वो क्या होता है, जो ट्रांसम्यूरल, ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया। इस ट्रांसम्यूरल का मतलब क्या है, देखो ट्रांसम्यूरल बताते हैं। अगर ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, मैं इसको ऐसे यहाँ से काट दूंगा बीच में से, ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा, इधर देखिए, इसमें दो ल्यूमेन दिखाई देगी हमको, ये ल्यूमेन, ये ल्यूमेन, ठीक है। कौन कौन सी, ये हमारा राइट वेंट्रिकुलर है और ये लेफ्ट, ऐसा ही तो दिखाई देगा, आप खुद ही सोचो। मैंने इसको यहाँ से काट दिया हार्ट को,
तो ये 2 ल्यूमेन दिखाई देगी। अगर देखिए ट्रांसम्यूरल का मतलब होता है ये पूरी एंटायर जो इसकी जो वॉल होती है इस पूरी में इस्चीमिया हो जाता है, तो ये कहलाता है ट्रांसम्यूरल। अगर ये इसके पास पास की होती है, ये देखो सब एंडोकार्डियल, यानी ये देखो इसकी एंडोकार्डियम है, इस सब यानी इसके ऊपर, तो इसको क्या कहा जाता है, सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया। 2 इस्चीमिया समझ में आए, सब एंडोकार्डियल और ट्रांसम्यूरल। और एक होता है बच्चों इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल होता है ये पूरा विड्थ, पूरी एंटायर विड्थ भी नहीं है और बीच में है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंट्राम्यूरल। अब आपको ये समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है, देखिए समझिए। ये क्या था हमारा, ये हमारा था हार्ट, इसको सप्लाई हो रही थी क्या, ये हमारा हार्ट मान लो, ये फर्स्ट लेयर है, एक मिनट नेक्स्ट पे समझते हैं। ये लेयर है हार्ट की, ठीक है, ये क्या है हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, ठीक है, ये क्या है कोरोनरी आर्टरीज है हमारी। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से आया ब्लड, ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सब जगह जा रहा है, ठीक है, सब जगह जा रहा है ब्लड। ये क्या है हमारी सबसे अंदर वाली लेयर है हार्ट की। अब यहाँ पर मान लो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, अब आगे क्या ब्लड जा पाएगा, आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यानी सारी पूरी वॉल्स अगर मान लो अगर हल्का सा होता है, ये मान लो आगे गया ब्लड, जब इस्चीमिया की शुरुआत होगी बच्चों, तो बताओ आप दिमाग लगा कैसे होगी, ये इनर पार्ट है और ये आउटर है, पता लग रहा है, ये इनर है और ये आउटर है, तो बताइए इनर से आउटर होगी या आउटर से इनर होगी, सोचो दिमाग लगाओ। यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ ब्लड आया, ठीक है, जब मान लो यहाँ होगा अब्रप्ट, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया कंडीशन किस पार्ट में आएगी बताइए, सबसे पहला जो पार्ट होगा वो इनर साइड होगा, यहाँ से इस्चीमिया कंडीशन चालू होगी। कैसा होगा ये, इनर टू आउटर, क्योंकि सबसे पहले यहाँ तक ब्लड सप्लाई तो हो रही थी ना पहले, यहाँ वाले जो मायोकार्डियल सेल्स हैं यहाँ पे ब्लड सप्लाई जैसे ये धीरे धीरे कम होएगा, तो सबसे पहले यहाँ की तो ब्लड सप्लाई डिसरप्ट होएगी, फिर धीरे धीरे यहाँ की होगी, धीरे धीरे यहाँ की होगी, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले जो इनर वाला है जो एरिया, इनर टू आउटर होगा। इसमें हम पढ़ी क्या रहे हैं एमआई में, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में क्या देख रहे हैं हम, यही तो देख रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ, जिससे क्या हुआ, ब्लड सप्लाई अब्रप्ट हुई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। तो वो कैसे जो इस्चीमिया पाया जाएगा वो कैसे जाएगा, इनर टू आउटर वाली कंडीशन वाली ऐसे पाया जाएगा, इनर से कहाँ जाएगा वो, आउटर की तरफ, ठीक है। इसी देखो जैसे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये जो क्रम होता है इसका कि सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन एमआई, फिर देखने को मिलता है राइट कोरोनरी आर्टरी, फिर मिलता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ऐसे ही मान लो इसकी वॉल देखी जाए तो लेफ्ट इसकी क्या होगी, एंटीरियर वॉल होगी, और इसकी कौन सी होगी, पोस्टीरियर वॉल होगी, और फिर क्या देखने को मिलेगा, लेटरल वॉल में देखा मोस्ट कॉमन एमआई जो हमें देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया लाड़ा में देखने को मिलता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। हमने देखा बच्चों एसटी एलिवेशन एमआई देगा। हम नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरे टाइप का होता है एनएसटी, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, इसमें एसटी एलिवेशन नहीं होगा। ये भी क्या है, कोरोनरी आर्टरी के जो ब्लॉकेज के कारण होगा, लेकिन इसमें ब्लॉकेज का जो कारण होगा वो डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट के एग्रीगेशन के कारण होगा जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होगा, ठीक है। अब प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन के कारण होता है, तो बताओ इसको कौन सी दवाई दी जाए, दिमाग लगाओ, एंटी प्लेटलेट्स। अब इनको एंटी प्लेटलेट देंगे तो क्या होगा, प्लेटलेट्स इकट्ठा होगी नहीं और इस एमआई से छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। नॉन एसटी एलिवेशन एमआई पढ़ रहे हैं हम, इसमें किसका कारण क्या बताया मैंने, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाएगी, जिससे क्या होगा,
आगे की जो ब्लड सप्लाई ऑर्गन की वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। और इसमें अगर प्लेटलेट्स अगर एग्रीगेट हो रही है तो इसके इलाज के लिए हम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्लेटलेट्स आपस में जुड़ेगी नहीं। ये दो प्रकार के एमआई हमने देखे, एसटी एलिवेशन और एसटी नॉन एसटी एलिवेशन। और देखो इसमें मैं बता दूं, उसमें मैंने बताया था ट्रांसम्यूरल होता है, इसमें क्या होता है, सब एंडोकार्डियम नेक्रोसिस हो पाया जाएगा इसमें। ठीक है, सब एंडोकार्डियम देखो समझिए क्या होता है सब एंडोकार्डियम। देखो ये मैंने बताया था, ये है सब एंडोकार्डियम नेक्रोसिस, यानी एंडोकार्डियम के जस्ट नीचे। आया ये यहाँ तक समझ में? यानी एंटायर विथ नॉट डैमेज, यानी पूरी की पूरी एंटायर जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है लेयर की, वो नॉट डैमेज, पूरी की पूरी चौड़ाई डैमेज है, कुछ पार्ट कुछ हिस्सा होएगा इसका। ठीक है, तो ये हमने दोनों देखा। अब इसकी देखो इटियोलॉजी में बात बताता हूँ, क्या क्या कारण है, रिस्क फैक्टर है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जो फैट वो का डिपोजिशन हो जाएगा। और क्या है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है, या कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस जब अलग हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म में तो फंस सकता है किसी छोटी आर्टरी में, या कार्डियक शॉक हो सकता है, या कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हमने देखा था। ठीक है, ये सब हमने देखा था, और कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस ये सब मैंने बता चुका हूँ। तो ये सब जो कंडीशन है ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर है ये किसके लिए, एमआई के लिए। ये सब कंडीशन जब होगी तो क्या होगा, एमआई होने के पूरे पूरे चांसेस है। इन सबसे क्या होगा, सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट जो क्या होगी, सप्लाई वो कम हो जाएगी, और फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस्चीमिया की कंडीशन होगी, फिर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन रहता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ये सब नर्व स्टिमुलेशन देते हैं, उससे क्या होता है, पेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की हम बात कर लें। साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो वही चेस्ट पेन होगा, ठीक है, जो एंजाइना में। पर क्या होगा, परंतु क्या होगा, एक चीज, मोर सीवियर चेस्ट पेन होगा देन एंजाइना। इसकी 10 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन होगी। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी होगी, 10 मिनट से ज़्यादा। और जो हम नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे थे उसमें एंजाइना में ठीक हो रहा था, तो ये नॉट इफेक्टिव इसमें। देखिए डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं आप एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को। ठीक है, इसमें एनटीजी से हो रहा था, इसमें एनटीजी से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही हम सारी चीज़ें देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, कहाँ दर्द हो रहा है, सीवियरिटी देखेंगे उसकी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, सडन ऑनसेट है या अब्रप्ट है, और सीवियर। और ये सीवियरिटी तो पता ही चल गई आपको, सीवियर होएगा ये, जो एंजाइना में जो चेस्ट पेन हो रहा था उससे ज़्यादा सीवियर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी में क्या क्या चेंजेस, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, और क्या देख, टेकिपनिया, जल्दी जल्दी वो सांसें लेगा। ठीक है, और धीरे धीरे वो साइनोसिस की कंडीशन में पहुंच जाएगा, साइनोसिस की कंडीशन में। ये सब हमें रेस्पिरेटरी में देखने को मिलेगी। और रीनल में देखने को मिलेगा ओलिगो यूरिया, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा उसका, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। नर्वस में देखने को मिलेंगे अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन, फैटिगनेस, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी उस पेशेंट में। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट की हम बात करें तो मोस्ट कॉमन मैंने आपको बताया ईसीजी। ईसीजी कराते हमें क्लियर हो जाएगा इसकी कौन सी क्या वॉल जो होती है हार्ट की उसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है। देखिए तो ईसीजी में क्या पता चलता है, जैसे इन्फीरियर वॉल एमआई,
ये राइट कोरोनरी आर्टरी देखा जाएगा। और लीड कौन सी होगी, सेकंड, थर्ड और AVF से हमें पता लगेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ लेकिन मैं पूरा बोलूँगा, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें। एंटीरियर वॉल MI, ठीक है, ये किसमें, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, ये देखेगा हमने मतलब V3 और V4 ये सब लीड्स मैंने करा रखी है ECG की क्लास में। सभी ECG वाली क्लास देखे, बहुत अच्छे से समझा रखा है, इनका कलर कोडिंग वगैरह सब। सेप्टल वॉल MI ये देखेगा, सेप्टल ब्रांच होती है, लाडा से निकलती है। लाडा की क्या होती है, जो ब्रांचेज होती है उसके कारण होता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा V1 और V2 में, लीड में। और देखा जाए पोस्टीरियर लेटरल वॉल MI, ये देखेंगे हम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और हम लीड जो ECG में जो इसमें चेंजेस दिखाएगी V5, V6 और कौन सी फर्स्ट नंबर की लीड और AVL, इनसे हमें पता चलेगा पोस्टीरियर लेटरल वॉल MI है उस पेशेंट में। देखिए ECG से हम कितना कुछ पता लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। देखिए ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चली है, ये ECG से ही पता लगी है। इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन होता है, वो ECG होता है। और भी सारे चीज़ें हैं वो भी हम पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन जो मेन जो होता है वो ECG रहता है इसका। और हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखिए कार्डियक मार्कर। PR यादव में इससे क्वेश्चन दे रखे हैं, कार्डियक मार्कर से रिलेटेड कौन सा कब कितनी देर में बढ़ता है, कौन पीक तक जाता है, इस सब के बारे में हम देखते हैं। देखिए पहला देखिए मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, ये जो मार्कर होता है ये कितनी देर में आता है, ये देखेंगे हम। O2 बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन हार्ट मसल्स, ठीक है। तो ये राइज होता है हार्ट अटैक, जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है उसके 1 to 3 आवर, 1 से 3 घंटे आफ्टर द MI, ये हमारे कहाँ जाता है, ब्लड में। 1 से 3 घंटे के बाद ये कहाँ जाता है, ब्लड में हमारे, ठीक है। और ये रैपिडली आता है व्हेन द ब्लड सप्लाई हैज बीन रिस्टोर्ड, अगर ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है, तो वापस ठीक हो जाता है ये, ठीक है, रीस्टोर ब्लड सप्लाई, तो वापस क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जब MI का अटैक आता है तब 1 से 3 घंटे के अंदर ये हमारे ब्लड में रहता है। तो सबसे जो फर्स्ट मार्कर जो कहा जाता है इज द मार्कर विच रेज फर्स्ट, कौन सा मार्कर रेज होता है, तो वो आपको याद रखना है, वो कौन सा होता है, फर्स्ट वाला मायोग्लोबिन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट मार्कर कौन सा रेज होता है आफ्टर MI, तो वो कौन सा होता है, मायोग्लोबिन। और इस मार्कर का एक और यूज है, इस मार्कर का एक और यूज है, वो है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ, किसके इफेक्टिवनेस के बारे में पता लगता है, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। जब किसी को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी चल रही होती है तो उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हम क्या चेक कराते हैं, मायोग्लोबिन मार्कर, ठीक है। समझ में आया मायोग्लोबिन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड मार्कर, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन देखिए आप, ये भी 3 टाइप का होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, ट्रोपोनिन C, 3 टाइप्स। ट्रोपोनिन क्या होती है, एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन होती है जो फाउंड होती है, जो प्रोटीन होती है जो मिलती है हार्ट में मिलती है। 3 प्रकार की मिलती है, T, I और C, ठीक है। और ये ट्रोपोनिन जो है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर है, ये जो वर्ड में लिख रहा हूँ मोस्ट सेंसिटिव, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन में आएगा, मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर। तो आपको जवाब देना है क्या, ट्रोपोनिन। ये कब राइज करता है ट्रोपोनिन, देखिए ये MI, आफ्टर MI कितनी देर में होता है, 3 से 4 घंटे में क्या आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। इसका पीक लेवल कब होता है, एकदम पीक पे बहुत ज़्यादा, वो होता है एट 24 घंटे। 24 घंटे में क्या होता है, ये पीक पर पहुंच जाता है। और ये कब तक हमारे ब्लड में रहेगा, रिमेन इन ब्लड, कब तक रहेगा, ये रहता है बच्चों 7 से 14 दिन, यानी मान लो 1 से 2 वीक तक, 1 से 2 हफ्ते तक ये क्या रहेगा हमारे ब्लड में। ये जो हम बात कर रहे हैं ट्रोप
आई की बात करने जा रहे हैं, ट्रोप आई। ये जो TIC है जो क्या है, आइसोमर है ये इसकी ट्रोपोनिन के, ठीक है। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इन TIC में भी देखा जाए तो ट्रोपोनिन जो आई होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन तीनों में, ठीक है। समझ में आ गया। ट्रोप आई देखेंगे हम, ट्रोपोनिन आई, इसका टेस्ट किया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है 0.04 नैनोग्राम पर लीटर। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है ट्रोप आई की। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम जो हमारा कार्डियक मार्कर है CKMB। CKMB इसको देखो क्या बोलते हैं, क्रेटिनिन, क्रेटिन काइनेज, मायोग्लोबिन बाइंडिंग, ठीक है। CKMB इसका टाइम देख लेते हैं हम, कितने टाइम में ये राइज होता है हमारे ब्लड में। ये होता है 4 से 6 घंटे आफ्टर MI। 4 से 6 घंटे में आ जाता है ये आफ्टर MI के बाद। और ये पीक लेवल पर कब पहुंचता है, ये पहुंचता है बच्चों 18 आवर, 18 घंटे में काम हो जाता है। और कब तक ये हमारे ब्लड में रहता है, रिमेन इन ब्लड, ब्लड में कब तक रहेगा ये हमारे, फॉर 1 to 3 days, यानी 48 से 72 घंटे तक मान सकते हैं ये क्या रहता है, हमारे ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है। ये हो गया CPK-MB करते हैं। यही CPK भी 3 टाइप का होता है, देखो CPK 3 टाइप का होता है, CPK-MB, CPK-MM, CPK-BB। ये मैं बताता हूँ, ये सब मार्कर हैं। जो CPK-MB होता है ये तो आपको पता है किस में काम आया, मायोकार्डियल इंजरी में, ठीक है। और CPK-MM बच्चों ये आता है मसल्स, और CPK-BB ये काम आता है, ये मार्कर ब्रेन में, ठीक है। ये सब अलग अलग है, आपको कंफ्यूजन ना हो कभी, ये भी ऑप्शन में दे के रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मार्कर किसके लिए यूज किया जाता है। ये जो हमारा CPK-MB है ये क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्डियक मार्कर है, सेंसिटिव कार्डियक मार्कर है। आफ्टर इसके बाद बताइए, ट्रोपोनिन के बाद, ट्रोपोनिन के बाद कौन सा है, CPK-MB। सबसे पहले देखा हमने क्या आता है, मायोग्लोबिन आया, फिर उसके बाद ट्रोपोनिन आई देखा, फिर उसके बाद देखा CPK-MB। बच्चों लास्ट जो हमारा आता है 4th नंबर का होता है LDH। क्या आता है, LDH। LDH का फुल फॉर्म क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या है कि लीस्ट इफेक्टिव है, इतना कुछ इफेक्टिव मार्कर नहीं है, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ा, लीस्ट इफेक्टिव मार्कर है, ठीक है। ये किसी भी, जैसे लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे ऑर्गन में, तो लैक्टिक एसिड की वजह से ये इंक्रीज होता है। तो लेकिन देखो बच्चों, लैक्टिक एसिड जो किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई कम होने पर ये इंक्रीज हो जाता है लैक्टिक एसिड, तो इसलिए इसको क्या है कि इतना इफेक्टिव मार्कर नहीं कहा गया है, इसलिए इसी वजह से, ठीक है। 4 प्रकार के मार्कर देखे हमने, ठीक है। कौन कौन से देखे बताइए। देखिए सबसे पहले हमने देखा मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन देखा 1 से 3 घंटे में बढ़ता है, और ये सबसे पहला मार्कर है जो क्या होता है, रेज होता है आफ्टर MI। और जैसे ब्लड सप्लाई रीस्टोर होती है, ब्लड सप्लाई वापस चालू होती है, वापस से डिक्लाइन हो जाता है, समझ में आए। और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग की इफेक्टिविटी देखने के लिए भी हम क्या कराते हैं, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट हमने देखा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हार्ट में पाई जाती है, और ये 3 प्रकार के आइसोमर होते हैं, TIC, ट्रोप T, ट्रोप I, ट्रोप C, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव है ट्रोप आई, इसलिए रेज होता है आफ्टर MI 3 से 4 घंटे में, और इसका पीक लेवल आता है 24 घंटे में। और ये जो हमारे ब्लड में रहेगा 7 से 14 दिन तक रहेगा, यानी 1 से 2 हफ्ते। नेक्स्ट हमने देखा CPK-MB देखा, क्रिएटिनिन काइनिन मायोग्लोबिन बाइंडिंग, ये रहता है 4 से 6 घंटे बाद आएगा MI के, ठीक है। आपको देखो ये सब याद रखने हैं, कौन सा कब राइज हो रहा है, कब इसकी पीक वैल्यू, और ये कब तक
हमारे बॉडी में रहता है। ये सब क्या होता है, प्रीवियस एमआई देखने के लिए भी काम आते हैं। अगर मान लो एमआई हल्का सा पेन हुआ पर उसको पता नहीं चला जब वो लेकिन ईसीजी कराने गया 10-12 दिन बाद, तब ये इन मार्कर्स को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये इसको एमआई कब आया होगा। ठीक है, तो ये सीपीकेएम भी हमने देखा, यहाँ तक हमने देखा। और नेक्स्ट देखा हमने कौन सा, एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रेट, ये लेस इफेक्टिव मार्कर है। ठीक है, तो हमने ये कार्डियक मार्कर देखे। मैंने आपको एक और चीज़ बताऊँ, मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो है हम जो करते हैं ये देखने के लिए हमारा मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन टू असेस लोकेशन ऑफ एमआई। बताइए क्या कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा वो बताइए। लोकेशन को देखने के लिए वो होगा ईसीजी। ठीक है, याद रहेगा सभी को, ईसीजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर देखो पेशेंट जो है, पेशेंट डायरेक्ट हॉस्पिटल में तो इसको दर्द होगा नहीं, इफ पेशेंट एट होम, घर पे ही होगा पहले। तो घर पे है और उसको क्या हो गया, चेस्ट पेन हुआ। तो जैसे ही घर पे चेस्ट पेन हुआ तो हमें क्या करना चाहिए वो देखिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसको फाउलर पोजीशन अपन प्रोवाइड कराएंगे। कौन सी पोजीशन, फाउलर पोजीशन। और क्या बोलेंगे, अलाउ टू डीप ब्रीथिंग, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लो। क्यों दिलवा रहे हैं, ताकि उसकी क्या हो, ऑक्सीजन की डिमांड, जो ऑक्सीजन जो है वो क्या सके, अच्छे से जा सके, ऑक्सीजन इंक्रीज हो उसके। और क्या बोलते हैं उसको, और क्या कर रहे हैं, और कांस्टेंट कफिंग, क्या करें वो खांसे। इससे क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जो फाइट फ्लाइट वाला वो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जिससे क्या होता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या होगी, डायलेट होगी। और ये जब डायलेट हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड जो है रीस्टोर होएगा, ब्लड रीस्टोर हो जाएगा कोरोनरी आर्टरीज में, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई हो जाएगी हमारे हार्ट को, और उससे चेस्ट पेन को थोड़ी बहुत कमी होगी। ठीक है, ये सब हम करेंगे। और क्या कर सकते हैं, और हम थ्रोम्बोलाइटिक्स जो ड्रग्स होती है जो थ्रोम्बस को तोड़ती है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसको हम दे सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि थ्रोम्बस को तोड़ेगी। तो ये सब हमने देखा। क्या करेंगे जब हमारे वो कहाँ पर हो, घर पर। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट जब वो हॉस्पिटल में आ जाए, सबसे पहले क्या करना है बच्चों में, मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है O2 एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसका जो SpO2 होता है, SpO2 वो मेंटेन करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, उसके जो हार्ट मसल्स है उसमें वापस ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, और वापस जो पेन जो हो रहा है लैक्टिक एसिड की वजह से वो क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। इसमें कौन सी आती है हमारी, मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट देते हैं, जो क्या करती है, हमारा जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको क्या करती है, डिप्रेसेंट करती है, इसको डिप्रेस कर देती है, दवा देती है टू मेंटेन। इससे क्या होगा, टू मेंटेन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ पेशेंट, सप्लाई और डिमांड को मेंटेन रखती है। इसका क्या होता है बच्चों, एक्शन होता है, ये क्या करती है, डिक्रीज एंजाइटी को कम करती है, एंजाइटी को कम करती है। और पल्मोनरी जो कंजेशन होता है, पल्मोनरी कंजेशन, उसको भी क्या करेगी, कम करेगी। जिससे क्या होगा, और O2 सबसे मेन बात, O2 कंजप्शन को क्या करती है, ये कम करती है। जिससे क्या होता है, पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो इसका एंटीडोट पूछा जाए अपन से, कई एग्जाम पूछा गया है, एंटीडोट क्या होता है मॉर्फिन सल्फेट का, ये भी बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए। मॉर्फिन सल्फेट का क्या होना चाहिए, एंटीडोट। ये कौन सा होता है, नैलेक्सोन। क्या है एंटीडोट, नैलेक्सोन। इसमें अगर हमने मॉर्फिन सल्फेट चलाई है तो उसमें क्या होगा, नसीब प्रायोरिटी
क्या करते रहना चाहिए, उसका वाइटल चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताया। तीसरी ड्रग मैंने बताई आपको थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए, ठीक है। जो भी वो थ्रोम्बस होगा जो हमारी कोरोनरी आर्टरी में जमा होगा उसको क्या वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और थ्रोम्बोलाइटिक के लिए हम कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ये है हमारी एटीप्लेज है, एटीप्लेज, रेटीप्लेज, ये हमारी थ्रोम्बोलाइटिक, और टिश्यू प्लाज्मिनेजन एक्टिवेटर, ये सब क्या है हमारी थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है। नेक्स्ट देखिए और कौन सी हम इसको दवाई दे सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हम देते हैं जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हमने दिया इसको, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये हमको ध्यान रखने चाहिए। तो इसमें क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये क्या कर रहा है, थ्रोम्बस को तोड़ रहा है। अगर थ्रोम्बस ज़्यादा टूट गए तो ब्लीडिंग की संभावना से बचाना है, इसको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए इसमें से, क्योंकि इसमें हम क्या चला रहे हैं, थ्रोम्बोलाइटिक दे रहे हैं, तो क्या है ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, हेमोस्टेसिस होगा नहीं, ठीक है। और एक कंडीशन होती है हीमोरॉइड्स, हीमोरिया, हीमोरेजिक कंडीशन होती है उसमें भी नहीं देंगे। और अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है, कई लोगों को क्या होता है एलर्जिक होती है किससे, स्ट्रेप्टोकाइनेस से, क्योंकि ये एनाफाइलेटिक रिएक्शन कोज कर देता है, तो इसलिए हमें एलर्जी का ध्यान रखना है। अगर किसी को एलर्जी हो इनसे तो नहीं देनी है। तो नर्सिंग रोल क्या रहेगा हमारी इसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर में, यानी थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग्स दे रहे हैं ये सब में लगेगी नर्सिंग। चाहे कोई सी भी डिजीज में थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देंगे तो सब में ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। नर्सिंग रोल देगा कि इसके इंडिकेशन देखो, इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन ध्यान होने चाहिए कौन कौन सी दे, और वाइटल हमेशा लेते रहना चाहिए, वाइटल साइन, और जो भी क्या बोलते हैं प्रॉपर जो रूट एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखना चाहिए उस दवाई का। और जो इसका एंटीडोट होता है, एंटीडोट वो हमेशा बेड साइड रखा होना चाहिए। बताइए इसका एंटीडोट क्या होता है, देखिए अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये इसको एमिकार के नाम से भी आता है। ये क्या होता है एंटीडोट है किसका, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स का या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स का। इसमें पढ़ा हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं जैसे कौन सा होता है, हिपेरिन होता है हमारा, हिपेरिन, वॉरफेरिन, ठीक है, वॉरफेरिन ओरल है, हिपेरिन पेरेंटल आते हैं, हिपेरिन सोडियम, ठीक है, एनोक्सापेरिन। बताइए हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है, ये भी रखा होना चाहिए बेड साइड। बताइए प्रोटामिन सल्फेट, प्रोटामिन सल्फेट इसका एंटीडोट होता है। और वारफेरिन का एंटीडोट बता दीजिए, एंटीडोट इसका होता है विटामिन के, ठीक है। हम एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे सकते हैं उसको, एमआई वाले पेशेंट को। और ये सब मैंने जो हमारी ब्लीडिंग प्रोफाइल की क्लासेस थी उसमें मैंने हिपेरिन और वारफेरिन की डोज, इसका टाइमिंग क्या चेक करते हैं, कौन सा टेस्ट कराते हैं जब ये दवाइयाँ चलती हैं, ये सब मैंने उसमें पढ़ा रखा है, ठीक है। ये सब हमने दिया। और हम दे सकते हैं इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर दे सकते हैं, एंटी लिपिडेमिक ड्रग दे सकते हैं ताकि लिपिड्स जो है लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन वो कम हो, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस जो है हमारा कम होए। इसमें हम जो वेसोडाइलेटर ड्रग्स होती है जैसे एंटीजी दे सकते हैं। ये सब हम मैनेजमेंट करेंगे इसका, किसका किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ था मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसके कॉजेज को ट्रीट करेंगे, हम कॉजेज को ट्रीट करेंगे। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस बन रहा था तो इसको रोकेंगे। समझ में आ रहा है, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन पैदा कैसे हुआ, ये वही कंडीशन है जहाँ हमने एंजाइना को ट्रीट नहीं करा तो आगे चल के क्या बन गया ये एमआई, और आगे चल के इसको क्या बोलते हैं हार्ट अटैक बोला जाता है, ठीक है।
इसमें आगे मैनेजमेंट में सीए पीजी कराता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये सब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। जो हमारे पीआर यादव क्वेश्चन है वो इन सब से हमारे हो जाएंगे। जो इसमें मेन जो क्वेश्चन आता है कार्डियक मार्कर से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो कार्डियक मार्कर आप याद रखिए। और आज हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंप्लीट करा है पूरा, जो भी नॉर्मल जो बेसिक जो आपको जानना चाहिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन सेशन हम लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे पीआर यादव के मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, अब वो फटाफट से जल्दी से हो जाएंगे क्योंकि हमने सारा थ्योरी चैप्टर थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो उन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सभी ऐसे ही क्लास देखते रहिए, सभी क्लास एक डिसिप्लिन बनाइए, कंटिन्यूटी बनाए रखें अपने दिनचर्या में कि डेली की 2 क्लास तो देखनी है। तो ये सब आप देखते रहिए, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू आज के लिए।